बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है आखिरी जो ब्लड वेसल की टाइप है वेंस को। बेसिकली जब हम वेंस को डिफाइन करते हैं तो ये ऐसी ब्लड वेसल है जिन्होंने ब्लड को बॉडी से इकट्ठा करके हार्ट की तरफ लेके जाना है। तो ब्लड वेसल दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड टुवर्ड द हार्ट्स। अच्छा, अगर हम इनके वॉल का स्ट्रक्चर देखें, अगर आपको याद हो आर्टरीज और कैपिलरीज की हमने वॉल का स्ट्रक्चर देखा था तो दोनों का बड़ा डिफरेंट था। जो आर्टरीज है उसमें 3 लेयर्स होती हैं और वो जो कैपिलरीज होती है उसमें सिर्फ सिंगल लेयर होती है और वो भी सिंगल सेल थिक लेयर होती है। लेकिन जब हम वेन्स का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वेन्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल आर्टरीज की स्ट्रक्चर की तरह का है कि उसमें 3 लेयर्स होती हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि वेन्स आर्टरीज में जो मिडल लेयर है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है जिसको मस्कुलर लेयर कहा जाता है। लेकिन जो वेन्स हैं तो वेन्स के अंदर जो मिडल लेयर है वो बहुत ज़्यादा मस्कुलरिस नहीं है, बहुत ज़्यादा मसल से नहीं बनी, बल्कि इसमें इलास्टिक टिश्यू की तादाद भी कम होती है। तो अपने याद रखने कि आर्टरीज और वेन का ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन जो मिडल लेयर है वो मसल्स उसमें बहुत ज़्यादा थिक होते हैं आर्टरीज के अंदर, लेकिन जो वेन्स है उसमें मसल्स बहुत थोड़े और इलास्टिक फाइबर जो मिडल लेयर में वो बहुत थोड़े होते हैं। स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट दोनों का क्या होता है, सेम होता है। तो ये बात लिखी गई है कि द वॉल ऑफ वेन्स कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर एज दैट ऑफ आर्टरीज, कि आर्टरीज की तरह इनमें भी 3 लेयर्स होती हैं, लेकिन जो मिडल लेयर है वो रिलेटिवली थिन बारीक होती है और उसमें इलास्टिक टिश्यू भी कम होते हैं। अच्छा, जब हम ब्लड फ्लो की बात करते हैं तो ब्लड कैसे फ्लो करता है, सबसे पहले तो आप लोगों ने याद रखना है कि जब हार्ट पंप करता है तो ब्लड पहले आर्टरीज में आता है। चूंकि हार्ट ने प्रेशर लगाया ब्लड के ऊपर, इस वजह से आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो तेज है। लेकिन जो जो आर्टरीज का डिस्टेंस हार्ट से ज़्यादा होता जाएगा उतना ही ब्लड फ्लो या ब्लड की जो स्पीड है वो कम होती जाएगी। फिर आ जाती है कैपिलरीज। कैपिलरीज में चूंकि मटेरियल का एक्सचेंज होना होता है, इस वजह से सबसे कम जो ब्लड की स्पीड होती है वो कैपिलरीज में होती है, ताकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बड़े अच्छे अंदाज में हो। अच्छा, उसके बाद आगे वेन्स हैं। अब एक चीज़ स्लो हो गई है, स्लो होने के बाद उसके बाद उसने दोबारा स्पीड पकड़नी है। तो जाहिर बात है जब एक चीज़ स्लो हो जाए तो दोबारा स्पीड बढ़ाने के लिए कोई ना कोई फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन जो आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो तेज है वो उस पर हार्ट फोर्स लगा रहा है। जब कैपिलरीज के अंदर ब्लड स्लो होगा और स्लो होने के बाद दोबारा वेन्स में आएगा, अब वेन्स में दोबारा ब्लड फ्लो थोड़ा सा तेज होना चाहिए ताकि हार्ट तक दोबारा ब्लड को लाया जा सके। लेकिन कैपिलरीज और वेन्स के दरमियान में कोई दूसरा हार्ट नहीं है जो उस फोर्स को, उस ब्लड फ्लो को तेज कर सके। तो फिर सवाल ये है कि जब कैपिलरीज में ब्लड बहुत स्लो हो चुका है तो वेन्स में ब्लड फ्लो को कौन तेज करेगा ताकि वो हार्ट तक दोबारा ब्लड को लाया जा सके। तो इसका आंसर आप लोगों ने समझना है। आमतौर पे वेन्स ह्यूमन बॉडी में जिस जगह भी है तो उसके सराउंडिंग में मसल्स होते हैं। जैसे यहाँ मैंने एक रेड कलर का मसल ड्रा किया है और दरमियान में जो ब्लू कलर की वो वेन्स है। अब होता क्या है, अब वेन्स में जो ब्लड फ्लो करेगा वो हार्ट के पंपिंग एक्शन की वजह से फ्लो नहीं करता, बल्कि होता क्या है कि जब हमारे पास ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट होने से इस वेन को स्क्वीज करेंगे, प्रेस करेंगे। और आपको पता है कि अगर पाइप के अंदर पानी खड़ा हो और उसको प्रेस किया जाए तो पानी आगे जाना शुरू हो जाता है। तो सेम काम क्या होगा कि ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके अंदर जो वेन्स मौजूद हैं तो वो स्क्वीज होंगे और ब्लड आगे चला जाएगा। तो इस तरह ये जितनी भी हमारे पास वेन्स होती हैं इनके सराउंडिंग के अंदर मसल्स होते हैं। मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो वेन्स के अंदर ब्लड को आगे भेज रही होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि ब्लड फ्लो, प्रेशर ऑफ मसल्स व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट, तो वो मसल जो वेन्स की सराउंडिंग में है, ये हार्ट के मसल्स नहीं, जो वेन्स की सराउंडिंग के अंदर जो मसल्स हैं वो मसल स्केलेटल मसल्स भी हो सकते हैं, वो मसल स्मूथ मसल भी हो सकते हैं। यानी ये जो हमारे स्केलेटल मसल हैं इनके दरमियान से जो वेन्स गुजर रही हैं, जो दरमियान से वेन्स गुजर, तो जब स्केलेटल मसल कांटेक्ट करेंगे तो वेन्स के ऊपर प्रेशर आएगा और प्रेशर से फिर ब्लड उनके अंदर फ्लो करेगा। तो प्रेशर ऑफ मसल व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करें, टेंड्स टू स्क्वीज देम, तो उनको प्रेस करेंगे, असिस्ट द ब्लड फ्लो टू रिटर्न टुवर्ड द हार्ट। क्लियर? अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जब इंसान थका हुआ होता है ना, उसको जब दबाया जाता है, उसकी टांगों को दबाया जाता है या उसके बाजू को दबाया जाता है या उसके जिस्म को दबाया जाता है तो उसकी थकावट जल्दी दूर हो जाती है।
एज़ कम्पेयर टू अगर इंसान खुद अब रेस्ट करे तो उस रेस्ट करने से उसकी थकावट देर से दूर होगी। लेकिन कोई बंदा अगर उसके जिस्म को दबाना शुरू करे तो उसकी थकावट जल्दी शुरू होती है। अब इसकी क्या लॉजिक है कि दबाने से थकावट क्यों जल्दी उतर जाती है? सबसे पहले आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट जहन में रखना है कि थकावट होती है जब हमारे मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड जमा होता है। ये हमने पहले बहुत दफ़ा डिस्कस किया हुआ चैप्टर नंबर 11 में। जो हमारी थकावट का बायस बनती है चीज़ वो लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड कब प्रोड्यूस होता है? जब हमारी मसल्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो मसल की एनर्जी रिक्वायरमेंट को एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब वो पूरी नहीं कर पा रहा होता है तो एनएरोबिकली हमारा ग्लूकोज टूटता है, जिससे लैक्टिक एसिड बनते हैं। जैसे इंसान जब एक्सरसाइज करता है तो एनर्जी की जब कमी होती है मसल्स के अंदर, तो फिर ग्लूकोज एनएरोबिकली जब टूटता है तो उसके टूटने से फिर आप कह सकते हो लैक्टिक एसिड बनते हैं, और लैक्टिक एसिड हमारे मसल को थका देता है। तो पहली लॉजिक तो ये है कि जब मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होगा उस वक्त इंसान थकेगा। दूसरी चीज, जब तक लैक्टिक एसिड डिपॉजिट रहेगा इंसान की थकावट नहीं उतरेगी। अब लैक्टिक एसिड को फिर वेन्स के जरिए से लाए जाते हैं लिवर में। अब लिवर क्या करता है? उस लैक्टिक एसिड को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और जो ही हमारी बॉडी से लैक्टिक एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो हमारी थकावट दूर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास मसल से लिवर तक लैक्टिक एसिड आता है, मसल से पहले ब्लड हार्ट में आता है, हार्ट फिर उसको लिवर तक भेजता है। तो इस वजह से जब इंसान के पाँव को या उसकी टांगों को या उसके जिस्म को दबाया जाता है तो जो वेन्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट हो जाती है। तो जितनी ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगी उतना ही तेज़ी से हार्ट में ब्लड आएगा, उतने ही तेज़ी से लिवर में जाएगा, उतनी ही जल्दी आप कह सकते हैं लैक्टिक एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। इस वजह से कि जब जिस्म को दबाया जाता है तो हम जल्दी आप कह सकते हैं थकावट दूर हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जब बंदा खुद रेस्ट करता है। तो ये लॉजिक है। तो वेन्स के अंदर जो ब्लड मूव कर रहा है वो हार्ट के पंपिंग एक्शन की वजह से नहीं, क्योंकि हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है वो आर्टरीज में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद जो आर्ट्रियोज है उसमें सबसे उससे कम, फिर उसके बाद कैपिलरीज में उससे कम। कैपिलरीज में तो ऑलमोस्ट स्पीड कम हो चुके थे। तो रिटर्निंग ऑफ ब्लड जो वापस होती है वेन्स के जरिए से वो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से हो सकती है, और ये वो मसल हैं जो वेन की सराउंडिंग में होते हैं। लेकिन ये वेन्स के लिए नहीं है, ये बॉडी के मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, लेकिन उन मसल से बॉडी एक ये काम भी ले लेती है कि वेन्स के अंदर ब्लड फ्लो को तेज करती है। अच्छा, फिर तो उसके बाद फिर एक और प्रॉब्लम आता है। वो प्रॉब्लम ये है कि जैसे पहले मैं आर्टरीज का क्लियर कर दूं, उसके बाद फिर हम वेन्स के इस प्रॉब्लम की डिस्कशन। अच्छा, हार्ट मुसलसल पंप कर रहा है, इस वजह से आर्टरीज में जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में रहेगा। हार्ट की फोर्स लग रही है तो इस वजह से हमेशा आर्टरीज में ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट मूव कर रहा होता है, कि हार्ट से टुवर्ड द बॉडी मूव कर रहा होता है। वो कभी भी बैक साइड पे नहीं जा सकता, क्योंकि हार्ट मुसलसल फोर्स लगा रहा है टुवर्ड द बॉडी। आर्टरीज ब्लड को टुवर्ड द बॉडीज लेके जा रही। लेकिन यहाँ वेन्स में एक प्रॉब्लम आता है कि अगर मसल ने इसको स्क्वीज किया तो ब्लड आगे चला जाएगा, लेकिन जब मसल ये रिलैक्स करेंगे, प्रेशर हटेगा, तो बाज़ दफ़ा ब्लड वापस भी तो आ सकता है। जैसे हमारी नीचे वाली डायरेक्शन से ब्लड ऊपर आया, जैसे एक पाइप को प्रेस किया तो जो पानी है वो ऊपर चला गया, आपने उसको हटाया तो पानी दोबारा नीचे आ सकते हैं। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने इस फ्लो को रोकने के लिए कि वापस ना आए, तो वेन्स के अंदर कुछ वॉल्व्स लगाए हुए हैं ऐसे। इन वॉल्व्स को सेमील्यूनर वॉल्व कहा जाता है। ये क्या करते हैं कि ब्लड को आगे जाने देते हैं, जब वेन से प्रेशर हटेगा तो दोबारा ब्लड वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो इनको हम कह सकते हैं सेमील्यूनर वॉल्व्स। तो दो चीज़ें यूनी डायरेक्शनल ब्लड फ्लो को कंट्रोल कर रही हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ब्लड को आगे भेजती है टुवर्ड द हार्ट्स, और वॉल्व्स क्या करते हैं, बैक साइड पे दोबारा ब्लड को आने से रोकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिलके जो वेन्स के अंदर ब्लड फ्लो को टुवर्ड द हार्ट मेंटेन करती हैं। तो बाद ऑफ क्वेश्चन आता है कि हार्ट के वेन्स के अंदर ब्लड फ्लो को कैसे मेंटेन किया जाता है। तो इसके दो एस्पेक्ट हैं कि एक तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन उस वेन्स को स्क्वीज करती है, प्रेस करती है, उससे ब्लड आगे जाता है, और जो सेमील्यूनर वॉल्व है वो प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो को। ठीक है, तो सेमील्यूनर वॉल्व आर प्रेजेंट इन वेन दैट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अच्छा, बॉडी की जितनी भी वेन्स हैं वो फिर बड़ी वेन्स में कन्वर्ट होती है, और सारी की सारी जो बड़ी वेन्स हैं वो वेना कैवास में ओपन होती है। और आपको पता है कि वेना कैवास दो तरह की है, सुपीरियर जो ऊपर वाले हिस्सों से ब्लड को कलेक्ट करती है, और जो इन्फीरियर वो जो नीचे वाले हिस्सों से ब्लड कलेक्ट करती है, और उसके बाद फिर वो अपने
राइट एट्रियम में जो हार्ट का चैम्बर है उसमें वो डाल देती है। तो वेन्स यूनाइट टू फॉर्म लार्जर वेन्स दैट अल्टीमेटली फॉर्म वेना कैवास दैट पोर द ब्लड इन राइट एट्रियम। अच्छा, कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक जैसे हमने एट्रिया और आर्टरीज और कैपिलरीज के बारे में भी डिस्कस की, तो यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि बॉडी में जितनी भी वेन्स हैं सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिवाय एक वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो लंग्स से हार्ट की तरफ आ रही है। बॉडी के जितने हिस्सों से वेन जा रही है उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी वेन्स जो लंग्स से हार्ट की तरफ आ रही है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अच्छा, उसके बाद ब्लड प्रेशर यहाँ भी ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ कोई फोर्स सिर्फ ये है कि हार्ट ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड आहिस्ता से, जितना स्ट्रॉन्ग हार्ट की पंपिंग एक्शन है वेन्स के अंदर उस तरह की आप कह सकते हैं वो पंपिंग फोर्स अवेलेबल नहीं होती, इस वजह से वहाँ ब्लड प्रेशर डेवलप नहीं होता। और लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि ब्लड प्रेशर ही पल्स को जनरेट करता है, तो चूँकि यहाँ ब्लड प्रेशर इतना रिदमिकल नहीं है इस वजह से पल्स भी यहाँ नहीं जनरेट होती। अच्छा, उसके बाद स्पीड ऑफ फ्लो याद रखेंगे कि छोटी वेन्स में कम हो, क्योंकि कैपिलरीज से जब छोटी वेन्स में इंटर होती है, कैपिलरीज में स्पीड कम है, छोटी वेन में उससे यानी उससे थोड़ी बढ़ेगी, फिर बड़ी वेन में उससे ज़्यादा बढ़ेगी, तो स्मॉलर से लार्जर की तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज होते हैं। अच्छा, फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड हमारी बॉडी में दो तरह के फ्लूइड है, इसको थोड़ा सा ना, एक को हम कहते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, तो कोई भी ऐसा फ्लूइड जो सेल के अंदर हो इसको आप कह सकते हैं इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, तो इसको हम इंट्रासेलुलर, यानी साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड होगा वो इंट्रासेलुलर होगा। अच्छा, एक्स्ट्रा सेलुलर जो बॉडी से सेल से बाहर हो, बॉडी के किसी में हिस्से में हो आउटसाइड द सेल। अच्छा, आगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की दो टाइप्स हैं, वेस्कुलर और इंटरस्टिशियल, ये दो टाइप्स हैं। यानी जो सेल से बाहर बॉडी में फ्लूइड है वो दो तरह का है। जैसे मैं कहता हूं कि एक खून की नाली है, ब्लड वेसल है, व्हाट्सएवर जो भी है, आर्टरीज है, कैपिलरीज है या फिर वेन्स है। अब इसके अंदर ब्लड सेल मूव कर रहे हैं, जो प्लाज्मा है वो ब्लड सेल के बाहर होता है। अब ये जो प्लाज्मा है चूंकि सेल से बाहर है इस वजह से इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहा जाएगा, लेकिन चूंकि विद इन द ब्लड वेसल है तो इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को वेस्कुलर फ्लूइड कहा जाएगा। यानी कोई भी फ्लूइड जो सेल से बाहर हो और नाली के अंदर हो विद इन वेसल्स, ये कोई सी वेसल भी हो सकती है, ये आर्टरीज भी हो सकती है, ये कैपिलरीज भी हो सकती है, ये वेन्स भी हो सकती है, इवन लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल भी हो सकती है। तो ऐसा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल से तो बाहर हो लेकिन वेसल के अंदर हो उसको हम कहते हैं वेस्कुलर फ्लूइड। अच्छा, इंटरस्टिशियल में ये आउटसाइड द सेल, सेल से भी बाहर होगा और आउटसाइड द वेसल और वेसल से भी बाहर होगा, यानी सिंपल सराउंड द टिश्यू, सराउंड द टिश्यू, टिश्यू के इर्द गिर्द होगा। क्लियर? तो ये आप लोगों ने हमारी जो बॉडी है उसमें जो फ्लूइड की कैटेगरी है, इंट्रासेलुलर ये सेल के अंदर होगा, कोई सा सेल भी हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल से बाहर होगा। फिर एक्स्ट्रा सेलुलर की दो टाइप्स हैं, जो सेल से तो बाहर हो लेकिन किसी नाली के अंदर हो वेस्कुलर, और जो टिश्यू से के बाहर हो और वेसल से, टिश्यू के इर्द गिर्द हो और वेसल से बाहर भी हो और सेल से बाहर भी हो, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाता है। तो आपकी बुक में सिर्फ इंटरस्टिशियल फ्लूइड की डेफिनेशन दी गई है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि जब कैपिलरीज के अंदर ब्लड माइनर से ब्लड प्रेशर के साथ भी आएगा तो जो कैपिलरीज की दीवार में पोर्स हैं तो उनसे चीजें निकल के ब्लड वेसल या कैपिलरी से बाहर आके जमा होना शुरू हो जाती। तो ये जो टिश्यू और कैपिलरीज के दरमियान में फ्लूइड जमा हुआ है इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द प्रेशर ऑफ ब्लड काज कंटिन्यूअस लीकेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ब्लड टू स्पेस बिटवीन कैपिलरीज एंड टिश्यूज। यानी जो ब्लड प्रेशर है, माइनस ऑफ ब्लड प्रेशर कैपिलरीज, सबसे कम ब्लड प्रेशर कैपिलरीज में होता है। तो प्रेशर ऑफ ब्लड काजेज कंटिन्यूअसली, तो ये माइनस ऑफ ब्लड प्रेशर क्या करेगा? बहुत आहिस्ता आहिस्ता लीकेज का बाइस बनेगा मटेरियल की ब्लड से स्पेस जो कैपिलरीज और टिश्यू के दरमियान। तो ये जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है इस फ्लूइड को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इस फ्लूइड का फंक्शन क्या है कि जितना भी मटेरियल ब्लड
और टिश्यू के दरमियान एक्सचेंज होगा वो सारा इसी के ज़रिए से एक्सचेंज होगा। यानी यहाँ से मटेरियल निकलेगा, पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा, उसके बाद टिश्यू में जाएगा, फिर टिश्यू से जो मटेरियल आ रहा है वो यहाँ पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा, उसके बाद ब्लड में आ जाएगा। यानी एक्सचेंज मीडियम का काम करते हैं। आगे इसकी कंपोजिशन क्या है, जैसे पानी टिश्यू की तरफ जा रहा है तो पहले यहाँ आएगा, फिर उसके बाद इसमें डिजॉल्व सब्सटेंसेस हो सकते हैं, व्हाट्सएवर जो भी हो, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड, जो भी चीज़ें इसमें। उसके बाद ऑक्सीजन जो टिश्यू की तरफ जा रही है, CO2 जो टिश्यू से आ रही है, हार्मोन्स जो टिश्यू की तरफ जा रहे हैं, वेस्ट जो टिश्यू से ब्लड की तरफ आ रहा है, यानी व्हाट्सएवर जो भी एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड, वो इसकी कंपोजिशन बनाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और बात याद रखें, ये पोर इतने छोटे होते हैं, जो बड़े मालिक्यूल हैं जैसे प्रोटीन्स हैं या बड़े बड़े लिपिड्स हैं या बड़े बड़े सेल्स हैं जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं, वो प्लेटलेट्स हैं, ये इससे गुजर नहीं सकते। ठीक है, क्यों? साइज उनका बड़ा है। लेकिन एक हैरान कुन बात है, जैसे मैं कहता हूँ ये रेड ब्लड सेल है, पोर छोटा है और ये बड़ा है, इस वजह से ये गुजर नहीं सकता। लेकिन जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल, हालांकि वो रेड ब्लड सेल से काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये गुजर सकता है। अब सवाल ये है, एक रेड ब्लड सेल जिसका डायमीटर वाइट ब्लड सेल से छोटा है तो वो गुजर नहीं रहा, लेकिन वाइट ब्लड सेल कैसे गुजर सकता है? तो बेसिकली होता क्या है कि बाज़ दफ़ा ये जो वाइट ब्लड सेल है ये अपनी शेप को स्क्वीज करके लंबा सा कर लेता है, और लंबा करके ये आसानी से यहाँ आ सकते, और इसका आना टिश्यू में ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि वाइट ब्लड सेल है, ये हमारे डिफेंस सिस्टम बनाते हैं, ये जो फॉरेन पैथोजेन्स हैं उनसे लड़ते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह, तो इनका बाद दफ़ा टिश्यू में जाना ज़रूरी होता है। तो ये अपनी बॉडी को स्क्वीज करते हैं, पतला सा कर लेते हैं, लंबा हो जाएगा लेकिन पतला सा कर लेते हैं, और फाइनली ये इस फ्लूइड में आ सकते हैं। लेकिन जो रेड ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं या बड़ी बड़ी प्रोटीन्स हैं, वो बड़े साइज होने की वजह से वो इस पोर से जो कैपिलरी की दीवार में वो नहीं गुजर सकती, इस वजह से वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर नहीं आती। लेकिन वाइट ब्लड सेल हालांकि उनका साइज बड़ा है, लेकिन वो अपनी बॉडी को स्क्वीज करने की सलाहियत रखते हैं, इस वजह से वो इन पोर से गुजर के टिश्यू में चली जाती हैं। बट WBC कैन स्क्वीज एंड क्रॉस द कैपिलरीज वॉल्स। तो ये हमारे पास जो थर्ड कंपोनेंट है, जो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लड वेसल वाला टॉपिक, वो एंड हुआ। इंटरस्टिशियल फ्लूइड वाला एक छोटा सा आर्टिकल है, वो भी एंड हुआ। अगले उससे फिर हमने ब्लड प्रेशर और जो मुख्तलिफ किस्म के सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स हैं उनको डिस्कस करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।